हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज क्रिमिनल लॉ बिल्स 2023 के ऊपर डिस्कस करेंगे। 11 अगस्त के दिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। ऐसे तो इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर, इंडियन एविडेंस एक्ट में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो चुका है। फिर इंटर क्रिमिनल लॉ को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। कब इसे लागू किया जा सकता है और नए लॉ आने से क्या सिस्टम में सुधार आ सकता है, इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। होम मिनिस्टर जी ने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को रिप्लेस करके नए कानून बनाए जाएंगे। इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, वो अंग्रेजों के सुरक्षा के लिए था और इन कानून का उद्देश्य दंड देना था, ना कि न्याय देना। यही सब चीज़ों को बदलने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। नए कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं होगा, बल्कि सबको न्याय देना इन कानून का उद्देश्य होगा। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर 1898 नहीं है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजियर 1973 है। उसे बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया जाएगा। एग्जिस्टिंग लॉस को पूरी तरह से बदल देने का प्रस्ताव क्यों आया? क्या अमेंडमेंट करने से नहीं चलता? ऐसे तो 1860 से अब तक आईपीसी में बहुत बार अमेंडमेंट हो चुका है। लास्ट टाइम 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। अमेंडमेंट में लॉ के प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है। उसमें नए प्रोविजन को सिर्फ ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉज में बहुत जगह पर ब्रिटिश क्राउन और कॉलोनियल एरा के ऊपर जिक्र किया गया है। आज़ादी के इतने सालों के बाद इसे हटाना ज़रूरी था और ये नए लॉ आज के समय को देखकर ही बनाया गया है। इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन है, जबकि भारतीय न्याय संहिता बिल में 356 सेक्शन है, यानी कुछ प्रोविजंस को हटाया गया है, जैसे कि सेडिशन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, गैंग रेप ऑन वुमेन, अडल्ट्री। और कुछ नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है, जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और मॉब लिंचिंग को मर्डर के अंडर रखा गया है, यानी भीड़ में शामिल होकर किसी को मार देने पर कम से कम 7 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक सजा हो सकता है। मॉब लिंचिंग को बिल में इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि हमारे भारत में कुछ समय से मॉब लिंचिंग के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। इसे लाना ज़रूरी था। इस बिल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल में कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट कंसिडर किया गया है। कम्युनिटी सर्विस यानी समुदाय सेवा को एज ए पनिशमेंट कंसिडर करना बहुत अच्छी बात है। इससे अपराधी को खुद को सुधारने के लिए मौका मिलेगा और जेल में भीड़ भी कम होगा। लेकिन कम्युनिटी सर्विस क्या क्या हो सकता है, इसे डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन ही नहीं किया गया है। ये तो भारतीय न्याय संहिता बिल की बातें थी। अब चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल यानी सीआरपीसी को बदल के जो नया बिल आया है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में टोटल 533 सेक्शन है, जबकि सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शन है। सीआरपीसी के 160 सेक्शंस को नए बिल में बदल दिया गया है, जबकि 9 नए सेक्शंस को जोड़ दिया गया है और 9 सेक्शंस को हटाया गया है। आज के समय को देखकर टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के ऊपर इस बिल में काफ़ी ध्यान दिया गया है। ट्रायल, इंक्वायरीज और प्रोसीडिंग को इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाएगा। प्रोसीडिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। इससे कोर्ट का टाइम बचेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इन्वेस्टिगेशन के समय फॉरेंसिक एविडेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस अपराध के लिए सजा 7 साल और उससे अधिक होगा, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन के जगह पर जाकर फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में सेक्शन 35 कर दिया गया है और इसमें ऐड किया गया है कि अगर कोई बीमार या 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसकी सजा 3 साल से कम है, ऐसे केस में कम से कम डीएसपी के परमिशन के बगैर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पुलिस अरेस्ट करने के समय हैंडकफ यानी हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इससे फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन होगा, लेकिन हर केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जहां पर व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर, रिपीटेड ऑफेंडर होगा, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया होगा या टेररिस्ट एक्ट या ड्रग रिलेटेड कोई क्राइम किया होगा या स्टेट के विरुद्ध कोई अपराध किया होगा
इससे केस में हैंडकफ को पुलिस इस्तेमाल कर सकता है। हर प्रोसीडिंग के लिए टाइम फ्रेम किया जाएगा, इससे टाइम बचेगा और सालों साल केस भी पेंडिंग नहीं रहेगा। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करना होगा। अगर कोर्ट चाहे तो इसे और 90 दिन तक टाइम एक्सटेंड कर सकता है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट को डिसीजन देना होगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन ऑनलाइन में अवेलेबल होगा। मर्सी पिटीशन के लिए भी टाइम फ्रेम किया गया है। जिसे मौत की सज़ा दिया गया है वो या उसके लीगल हेयर या रिलेटिव 30 दिनों के अंदर गवर्नर को मर्सी पिटीशन सबमिट करेंगे। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, ऐसे केस में वो व्यक्ति 60 दिनों के अंदर प्रेसिडेंट को पिटीशन देंगे। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है। इससे बहुत सारे चेंजेस हुआ है, सबको तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जब ये बिल एक्ट बनेगा तब इसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब चलिए भारतीय साक्ष्य बिल के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदल के इसका नया नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रखा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शन है, जबकि भारतीय साक्ष्य बिल में 170 सेक्शन है। 23 एग्जिस्टिंग सेक्शन को बदल दिया गया है, 5 सेक्शन को हटा दिया गया है और सिर्फ एक नए सेक्शन को जोड़ दिया गया है। अभी भारतीय साक्ष्य बिल है। जब ये बिल एक्ट बनेगा इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। ये बात इस बिल के सेक्शन 1 में ही मेंशन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट है, जबकि भारतीय साक्ष्य बिल में 4 पार्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर्स है, जबकि इस बिल में भी 11 चैप्टर्स है। भारतीय साक्ष्य बिल में एक शेड्यूल को ऐड किया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। कोर्ट में एविडेंस पेश करने के समय जरूरत होगा। भारतीय साक्ष्य बिल के पार्ट 1 में एक ही चैप्टर है, जो कि प्रिलिमिनरी है और इसमें टोटल 2 ही सेक्शंस है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो कि इंडियन एविडेंस के सेक्शन 3 में है, उसे भारतीय साक्ष्य बिल के सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में रख दिया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में जो मे प्रिज्यूम, साल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ है, उसे भी भारतीय साक्ष्य बिल के सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में रख दिया गया है। कंसेप्ट वही सेम है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो स्कैटर्ड होके था उसे इस बिल में कंसोलिडेटेड करके रख दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। भारतीय साक्ष्य बिल में ऑलमोस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के ही प्रोविजंस है। सेक्शंस के नंबर्स को सिर्फ बदल दिया गया है, जैसे कि रेस्केस्टे को सेक्शन 6 से सेक्शन 4 कर दिया गया है। एडमिशन को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया था, उसे सेक्शन 15 में डाल दिया गया है। Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant, उसे सेक्शन 32 से सेक्शन 26 में डाल दिया है, यानी डाइंग डिक्लेरेशन को सेक्शन 26 कर दिया गया है। ऐसे ही सेक्शंस के नंबर को बदल दिया गया है। आज के समय को देखकर इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेपर डॉक्यूमेंट जैसे इक्विवेलेंट कर दिया है, यानी पेपर डॉक्यूमेंट का जो लीगल इफेक्ट रहता है वही सेम इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी रहेगा। इस बिल में सेकेंडरी एविडेंस के स्कोप को एक्सपांड कर दिया है। इसमें बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। एक नए प्रोविजन सेक्शन 170 को इस बिल में ऐड किया गया है, जो कि रिपील एंड सेविंग्स प्रोविजन है। जब भारतीय साक्ष्य बिल एक्ट बनेगा तब से इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो जाएगा। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा वो प्रोस्पेक्टिवली एनफोर्स होगा, यानी एक्ट एनफोर्स होने के बाद जो सूट्स और केस इंस्टीट्यूट होंगे उनके ऊपर ही ये नया अधिनियम लागू होगा। पेंडिंग एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अपील के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई होगा, उस पर नए अधिनियम लागू नहीं होगा। ये था भारतीय साक्ष्य बिल। इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते थे, लेकिन बिल के ऊपर ज़्यादा डिस्कस क्यों करेंगे। जब ये सब बिल एक्ट हो जाएगा और इन्फोर्स होगा तब जाकर इसके ऊपर एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ तीनों बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि कब तक ये बिल एक्ट बनेगा। सिर्फ एक्ट बनने से तो काम नहीं चल जाएगा, इसे कब एनफोर्स किया जाएगा, इसके ऊपर चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिल को एक्ट बनने के लिए टाइम लगता है। अभी सिर्फ बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी और लॉ कमीशन इंडिया को रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया है। वो इस बिल को रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव आना ज़रूरी है। इसके बाद दोनों हाउसेस में ये बिल को पास किया जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट लेना होगा, इसके बाद जाकर ये बिल एक्ट बनेगा।
बिल एक्ट बनने से भी ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जब कौन से डेट में इसे लागू किया जाएगा, इसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तब जाकर उसी दिन से ही ये एक्ट पूरे भारत पर लागू होगा। आगे जो इलेक्शन होने वाला है, अगर यही सेम एनडीए गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तो फिर ये बिल ज़रूर एक्ट बनेगा। कब होगा ये नहीं कह सकते। इसीलिए लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशियल एस्पिरेंट्स और जो भी कोई लॉ रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी को ही पढ़िए। नए बिल को एक्ट होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस होने वाला है, इसके वजह से क्या सिस्टम में सुधार आ सकता है? जो नया बिल आया है, इसमें भी बहुत एम्बिग्यूटी है। यही एम्बिग्यूटी को हटाना जरूरी है। आज के समय को देखकर सब कुछ डिजिटल कर दिया, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड को इजीली टैम्पर किया जा सकता है। कोई जानबूझ के डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी करना पॉसिबल है। नो डाउट गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन सब तो टेक्निकली साउंड नहीं है। काफ़ी लॉ प्रैक्टिशनर और जजेस के समझ में ये सब नहीं आता है। नए प्रोविजंस को कैसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना होगा, इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी डेवलप करना होगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। इसके लिए हर थाने में डेटाबेस रखना ज़रूरी होगा। प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी रहना ज़रूरी होगा। इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम एक टेक्निकल साउंड व्यक्ति को तो अपॉइंटमेंट करना होगा। इससे बहुत कुछ चेंजेस करना होगा। नो डाउट नए क्रिमिनल लॉज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही बनेगा। इसके लिए सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। इससे तो करोड़ों केसेस पेंडिंग है। नए लॉ आने से क्या रातों रात सब कुछ बदल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जजेस, एडवोकेट्स, कोर्ट स्टाफ्स, पुलिस सब इंसान ही है। सबके लिए एक दिन 24 घंटा ही होता है। हम सब कहते हैं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो। कहना आसान है, करना मुश्किल है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो स्मार्ट बनाओ, उसके बाद स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात करना। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने से ही देश बदलेगा। हमारे इंडिया में क्या सब जगह पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? रोड अवेलेबल है? क्या सब जगह पर इंटरनेट कनेक्शन है? कहने से, लॉ एनफोर्स करने से कुछ नहीं होता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, इसके बाद लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जब नए लॉज आएंगे तब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आईपीसी के ऊपर जो वीडियो बना रही थी, अभी के लिए मैं इसके ऊपर और वीडियोस नहीं बनाऊंगी। जब नए लॉज आएंगे तब मैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों को कंपेयर करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। सच बात कहूं तो मैं प्रोफेशनल कमिटमेंट के वजह से रेगुलरली वीडियोस बना नहीं पा रही हूं। अभी आईपीसी के ऊपर क्यों वीडियो बनाऊंगी? इससे अच्छा है मैं आपके साथ लॉ के और कुछ प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस करूंगी, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स और भी कुछ प्रोविजंस और केस लॉज। आप क्या चाहते हैं मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।